Student, I am Ashwin Chaudhary and explaining the topic force, chapter number 1 of class 10. Okay, डेट डाल देते हैं आज की। है चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर नेम फोर्स। फोर्स की अगर बात करें क्या होता है फोर्स। फोर्स आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, जनरल से यहाँ पर हम मोटा मोटा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। 9th में आप लोगों ने फोर्स पढ़ा होगा कि फोर्स क्या होता है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फोर्स, क्लास 10 का होता है, क्लास 10। यहां से फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? जब मैं किसी बॉडी को पुश या पुल करता हूं तो वो उसकी शेप में या उसके साइज में या उसके डायमेंशन में या उस बॉडी की पोजीशन में जो भी चेंज हो रहा होता है, क्या करने पर, पुश या पुल करने पर, तो मैं उसी फैक्ट्स को क्या कहता हूं? फोर्स कहता हूं। क्या कहता हूं बेटा? फोर्स कहता है। हम उसी फैक्ट्स को क्या बोल रहे होते हैं? फोर्स बोल रहे होते हैं। जैसे कि अगर बात करें, ये कोई बॉडी ये है, इसको मैंने इस प्रकार से क्या किया? पुश किया। क्या किया? पुश किया। आफ्टर पुशिंग दिस बॉडी इज मूव टू बी। बी बॉडी है, ये यहां से सी पॉइंट से बी पॉइंट पर क्या हो गई? मूव हो गई। क्या करने के बाद? पुश करने के बाद ये ए पॉइंट, जो बॉडी ए थी वो सी पॉइंट से बी पॉइंट पर क्या हो गई? मूव हो गई। मैं क्या बोलूंगा? इस पर मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया। इसी फैक्ट्स को मैंने क्या बोल दिया? फोर्स बोल दिया। क्या बोल दिया? फोर्स बोल दिया। या मैं किसी बॉडी को पुल करूंगा, पुल करने का मतलब है कि या तो मैं अपनी तरफ किसी बॉडी को खींचूं या पुल करूं, या मैं उसे क्या करूं? पुश करूं, तो मैं इसी फैक्ट्स को क्या बोलूंगा? फोर्स बोलूंगा। जनरल डेफिनेशन यही है। अगर मैं टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें, आगे अगर स्टार्ट करें हम यहां से, टाइप्स ऑफ फोर्स, जनरल सी बात है, ये फोर्स होता है टू टाइप का होता है। एक तो होता है मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होगा मेरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया और एक मेरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ठीक है बेटा। यहां से कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर मैं बात करूं बेटा, देखो जनरली डेफिनेशन है कॉन्टैक्ट फोर्स में। फॉर एग्जांपल मैं दो एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पर, फिर बताऊंगा मैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में फॉर एग्जांपल हो गया फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, ठीक है। और यहां से बहुत सारे फोर्स हो जाएंगे। कॉलिजन फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करें फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन का, इसका फर्स्ट पॉइंट उठाए कॉन्टैक्ट फोर्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपसे, तो देखो यहां पर देखते हैं, यहां पर क्लियर हो गया होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स को फर्स्ट टॉपिक उठा लेते हैं। यहां से पहला ही बताएंगे, हमने टाइप्स ऑफ फोर्स बता दिया था कि टू टाइप्स को हमने फोर्स को क्या कर दिया? दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। कि एक पार्ट हमने रख दिया कॉन्टैक्ट फोर्स में और दूसरा रख दिया हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो अब ये होगी सर, ये बताइए कि कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या डिफरेंस है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। उनका फर्स्ट पॉइंट अगर हम यहां से समझिए कॉन्टैक्ट फोर्स को लेके चले हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात की जाए तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब कोई दो सरफेसेस
फिजिकली कॉन्टेक्ट में आ जाए। किसमें आ जाए? फिजिकली कॉन्टेक्ट में। याद रखना बेटा वर्ड आया है यहाँ पर फिजिकली या फिजिकल। यदि किसी दो सरफेस का अगर फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा फोर्स होगा? कांटेक्ट फोर्स होगा। कौन सा होगा? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यदि कोई दो सरफेसेस हैं या दो कोई बॉडी है वो आपस में किसमें क्या होना है? फिजिकल कांटेक्ट में आना है। किसमें? फिजिकल कांटेक्ट में आना है। फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद जो उसमें फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा फोर्स कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। जनरल सी बात उठाना है तो पहला फोर्स ले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स का। एक पार्ट है जिसका हम देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स का। फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स में अगर मैं इस प्रकार से देखूं, मान के चलो ये मेरा कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर मैंने कोई बॉक्स रख लिया है ऐसे, ये मेरा कोई बॉक्स हो गया ये, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात की जाए, ये मेरा कौन सा हो गया? बॉक्स हो गया। तो इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा ऊपर, ठीक है। ड्यूरिंग मोशन, ये क्या बॉक्स क्या है? मोशन कर रहा है, नीचे की साइड में ऐसे आ रहा है, ये ऐसे मोशन कर रहा है। या मैं इसे ऐसे ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? इसका एक सरफेस मैंने ये मान लिया, इस बॉक्स का ये वाला सरफेस रहा होगा यहाँ पर, और एक ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन लिया था उसका भी ये वाला सरफेस है। तो दोनों सरफेस क्या है? आपस में फिजिकल कांटेक्ट में है। दोनों सरफेस किस में है? फिजिकल कांटेक्ट में है। तो ये बॉडी क्या है? इधर की साइड में मोशन कर रही है, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। इसमें अपोजिट टू द मोशन। कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा होगा जस्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? मेरा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। किसकी वजह से? फिजिकल कांटेक्ट की वजह से। इसका मान चलो इस प्रकार से अगर मैं देखूं, इस प्रकार से देखो, एक सरफेस मेरा ये हो गया और एक सरफेस इस डस्टर का ये वाला हो गया, और इन दोनों को मैंने ऐसे रख दिया। इसको रखने के बाद मैंने क्या देखा? अब मैं क्या कर रहा? डस्टर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन, ठीक है। अलॉन्ग द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में क्या करेगा? डस्टर मूव कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स मेरी फ्रिक्शन की फोर्स, अब देखो ये वाला जो सरफेस है मेरी हथेली का और ये डस्टर का जो सरफेस है, उन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है कैसा है? फिजिकल कांटेक्ट है। पहली बात, जब मैं यहाँ से मालूम पड़ जाएगा इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। तो फोर्स कैसी लगेगी? कांटेक्ट फोर्स लगेगी। दूसरी बात, अब ये होगा क्या कि सर ये होगा, ये कौन सी फोर्स होगी मेरी बेटा? फ्रिक्शन फोर्स होगी। कैसे? क्योंकि बेटा ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों एक तो फिजिकल कांटेक्ट में। फिर दूसरी बात, ये अगर इधर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मेरी फ्रिक्शन की फोर्स कैसे लगेगी? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। इसी प्रकार से इस वाले को अगर मैं डस्टर मान लो, यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक दिया तो क्या होगा कि अगर मेरा ब्लॉक आगे की साइड में, इधर की साइड में मूव करेगा तो मेरी फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ लगेगी? इस प्रकार से लगेगी, इधर की साइड। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? आ गया। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट उठाया हम नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की अगर बात की जाए तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा? क्लियर हो गया यहां तक? नॉर्मल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल फोर्स, सेकंड पॉइंट है मेरा नॉर्मल फोर्स। बहुत सारे फोर्सेस हैं हमारे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? सपोज दैट ये मेरी सरफेस है और यहां पर मैंने कोई ब्लॉक रख लिया और इस ब्लॉक का सेंटर मान लिया ये। अब मैंने ये ब्लॉक क्या है? नीचे की साइड में एमजी लगा रहा होगा, वेट होगा इसका, तो ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? मेरा नॉर्मल फोर्स होगा। क्या होगा? नॉर्मल फोर्स होगा, जो कि जस्ट इक्वल किसके? इक्वल होगा उसके वेट के इक्वल होगा। जो एन होगा मेरा नॉर्मल फोर्स होगा वो इक्वल होगा किसके? उस बॉडी के वेट के। ये वाला जो एन होगा ये मेरा क्या होगा? नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल फोर्स। ये किसके इक्वल होगा? ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। ओके बेटा, होगा वो इसके W के बराबर रहेगा। जिस बॉडी का वेट होगा जितना होगा उस बॉडी के वेट के बराबर इक्वल होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो एन होगा वो जस्ट इक्वल होगा किसके? mg के। ठीक है, अब बात करते हैं अगले फोर्स की। अगर यहाँ पर एक और फोर्स मैंने बता दिया, टेंशन फोर्स बता दिया,
हाँ, टेंशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा टेंशन फोर्स को अगर यहाँ इस प्रकार से देखो, थर्ड पॉइंट है मेरा टेंशन, टेंशन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो टेंशन फोर्स क्या होगा, सपोज दैट मेरा, तो ये वाला मैंने फिक्स कर लिया, देखो हम छोटा छोटा बता के चल रहे पार्ट्स में, तो ये मेरा फिक्स कर लिया और यहाँ पर मैंने कोई ब्लॉक को क्या कर दिया, लटका दिया इस प्रकार से, ठीक है। ये मेरा कोई ब्लॉक है या बॉक्स है, इसको मैंने इस प्रकार से इस पर क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, लटका दिया स्ट्रेच वायर से। तो ये जो ब्लॉक होगा ऊपर की साइड में स्ट्रेच वायर टी लगेगा, जस्ट अपोजिट की साइड में क्या लगेगा, एम जी लगेगा या डब्ल्यू। तो इस प्रकार की फोर्स को मैं क्या कहूंगा, टेंशन फोर्स कहूंगा। एक बात बताइए, ये जो टेंशन फोर्स लग रहा है क्या इस स्ट्रेच या जो वायर है उसके कांटेक्ट में है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार फोर्स को क्या कहूंगा, दैट इज द टेंशन फोर्स इज कांटेक्ट फोर्स। ये कौन सा फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। फोर्स का कंप्लीट मेरा टेंशन फोर्स होगा, वो मेरा कैसा होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। कैसा होगा बेटा, कांटेक्ट फोर्स होगा, ये ऑलवेज याद रखना। अब यहां से थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, सॉरी फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, इस वाले पॉइंट को लें, फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन। फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन का क्या मतलब है, सपोज दैट एक बॉडी ए है मेरी, ए कॉलिजन का मतलब समझ रहे हो, टक्कर, जैसे बोल रहे होते हैं ना, टक्कर हो गई, क्योंकि एक बॉडी ए है और एक बॉडी मेरी क्या है, बी है। जब ये दोनों क्या कर रही थी, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी। जब मोशन कर रही थी तब इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट था वो कैसा था, फिजिकली नहीं था। तो अब क्या हुआ, ये बॉडी किससे, इससे क्या हो गई, क्लाइड हो गई। अगर नेक्स्ट स्टेप में इस प्रकार से अगर आप देखो तो मतलब इस प्रकार से ये बॉडी ए है रही होगी और इसी प्रकार दूसरी बॉडी इससे क्या हो गई, क्लाइड हो गई या टक्कर हो गई, कॉलिजन हो गया। तो यहाँ पर ये कॉलिजन होने के बाद या कॉलिजन हो रहा है, तब वो कॉलिजन हुआ तो वो दोनों बॉडी किस में आई होंगी, फिजिकल में, फिजिकल कांटेक्ट में आई होंगी। फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद उस बॉडी ने इस पर फोर्स अप्लाई किया होगा और इस बॉडी ने इस पर फोर्स अप्लाई किया होगा। तो जब ये कांटेक्ट में आने के बाद मैंने क्या देखा, कॉलिजन होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों बॉडी किस में आ गई, या कॉलिजन हो रहा था तो कॉलिजन में क्या होगा, ये दोनों बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में आई। तो तब इन पर जो फोर्स लगा वो फोर्स कैसा हुआ, कांटेक्ट फोर्स। कैसा होगा, कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। कॉलिजन होने से पहले ये कांटेक्ट में नहीं थी, ध्यान रखना है इस बात को। जब कॉलिजन में बॉडी मूव कर रही थी इधर की डायरेक्शन में और ये भी बॉडी इधर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर रही थी एक ही में, तो तब इन दोनों के बीच में जो फिजिकल था वो कैसा था, नॉन कांटेक्ट था। तब इन दोनों को कोलाइड हुई या दोनों कोलाइड हो या कॉलिजन हुआ तो तब उन दोनों बॉडी किस में आ गई, कांटेक्ट में आ गई। जैसे ही वो कांटेक्ट में आए तो एक दूसरे ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। वो फोर्स को क्या फोर्स कहलाएगा मेरा, कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार के फोर्स में क्या कहूंगा, फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक है बेटा, समझ आए, यहां तक कंप्लीट होता है। हमने पार्ट फर्स्ट में कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। पार्ट सेकंड, ओके। तो क्या होगा, पार्ट सेकंड में अगर हम देखें नॉन कांटेक्ट फोर्स की अगर बात करें तो देखो, नॉन कांटेक्ट वर्ड से अगर मैं मालूम करूं तो वर्ड से क्या मालूम चल रहा है आपको, नॉन कांटेक्ट का मतलब कोई दो बॉडीज रही होंगी, उनके बीच में कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो वो किस में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। नॉन कांटेक्ट वर्ड का यही तो मतलब है, बॉडी तो है लेकिन उनके बीच में क्या है, वो क्या है, फिजिकली क्या नहीं हो पा रहे, कांटेक्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन उसके बीच में फोर्स वर्क कर रहा है। कहने का मतलब, अगर जनरल सी बात अगर मैं देखूं तो फॉर एग्जांपल नॉन कांटेक्ट के फोर्स के, फॉर एग्जांपल अगर मैं देख लेता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, और थर्ड हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फोर्स।
ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब है कि ये कोई बॉडी है, अगर मैं यहां से ऐसे समझूं इस प्रकार से, एक बॉडी ए है, इसका मास मान लिया मैंने m1, एक बॉडी ये है, इसका मास मान लिया मैंने m2। तो इसका क्या मतलब है कि ये कोई दो बॉडी है, ये क्या कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, लेकिन इनका मतलब डिस्टेंस का कोई नाम मान लिया, तो क्या है, मैं क्या देखता हूँ, ये कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, ये फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, एक फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। कैसे कि ये बॉडी इसका और ये बॉडी इसका, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, आपस में ये फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार के फोर्स को मैं क्या कहूंगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहूंगा। क्या कहूंगा बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब एक बात बताइए, ग्रेविटेशनल के बारे में आप जानते होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक बॉडी में लैंड बन रही है, एक बॉडी में एयर ले ली, उनके बीच का डिस्टेंस मान लेंगे r। जैसे कि इसे मान लेता हूं मैं अर्थ, और इसे मान लिया मैंने मून। इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को मैं क्या कहूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहूंगा। क्या कहूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहूंगा। ये इसकी अलग अलग डिपेंडेंसी है, वो मैं आगे टॉपिक में कवर करूंगा कि ये कैसे आप पर डिपेंड करता है, कैसे नहीं करता है, ठीक है। तो आर बढ़ेगा, क्या फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, या अगर आर घटा तो क्या फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो मैं अभी बताऊंगा। अब इस फिलहाल समझिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, पहला पॉइंट अगर देखें तो ये ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा मेरा, इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ऑलवेज कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सेकंड पॉइंट अगर मैं इसकी बात करूं तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट इज लार्ज रेंज या लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज फोर्स, ये जो फोर्स होगा वो लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। कहने का मतलब ये है कि ये लॉन्ग रेंज तक अप्लाई हो सकता है या अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि अर्थ से मून, मून से बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वहां तक का डिस्टेंस आप मान के वहां से क्या होगा, ये फोर्स अप्लाई होगा। उसी फोर्स में क्या कह रहा हूं, जो प्लैनेट्स आपस में लगा रहे होते हैं, उसी फोर्स में क्या कहूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, ये भी मेरा कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ये क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा 9th में 8th में, चार्ज। ये कोई दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, उसी फोर्स को मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कहूंगा। जैसे कि मैंने यहां पर कोई प्लस चार्ज ले लिया, एक ले लिया मैंने माइनस क्यू चार्ज ले लिया, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों का डिस्टेंस मान लिया मैंने r, ठीक है। प्लस माइनस पर लगा रहा होगा और माइनस प्लस पर लगा रहा होगा। इस चार्ज का भी एक बहुत बड़ा रोल है, मैं भी बता रहा हूं आपको। क्या है कि ये कैसा फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ये दोनों प्रकार का फोर्स होगा। और अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा, अट्रैक्टिव बेटा तब होगा जब सेम चार्ज हो। यहां पर लिख देता हूं, लाइक चार्ज के लिए कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स। जब मेरे पास दो लाइक चार्जेस हो जाएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कहने का मतलब यहां पर मैंने कोई माइनस क्यू ले लिया एक, और यहां पर मैंने कोई माइनस क्यू चार्ज ले लिया, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, ठीक है।
तो ये फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, रिपेल ईच अदर। ये क्या करेंगे दूसरे को, रिपेल ईच अदर। अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर बात की जाए, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस के लिए बात की जाए कि सपोज दैट एक चार्ज मैंने क्या ले लिया, प्लस क्यू, और एक ले लिया मैंने माइनस क्यू। तो इसका क्या मतलब है, अनलाइक चार्ज हो गए। तो फॉर अनलाइक चार्जेस की अगर बात की जाए बेटा, कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट फोर्स। कैसा फोर्स होगा वहां पर, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। कहने का मतलब इनके बीच का डिस्टेंस मैंने आर मान लिया, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या करेंगे दूसरे को अट्रैक्ट। ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है इसका, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये कैसा फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स। कैसा होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वर्क करता है। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, यहां तक कंप्लीट होता है हमारा। फिर हमारा थर्ड पॉइंट बचता है मैग्नेटिक फोर्स। ये नोट कर लो, कर लिया होगा। अब हम इसे इरेज करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें, सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स जो पढ़ा ऐसे ही हमारा मैग्नेटिक फोर्स की बात होगी। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, कैसे, किसे कहोगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट से कुछ समझ में आ रहा है आपके, मैग्नेट से ये समझ में तो आ रहा होगा कि सर वहां पर मैग्नेट होगा और मैग्नेट की वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा या कोई बॉडी मैग्नेट की वजह से किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करेगी, उसी फोर्स को मैं क्या कहूंगा, मैग्नेटिक फोर्स को मैंने बताया था। जैसे कोई बॉडी रही होगी, कोई मैग्नेट रही होगी, इस प्रकार से मैं कोई मैग्नेटिक सिलेंडर ले लीजिए, इसका मैंने साउथ पोल मान लिया, ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया। अब इसके फील्ड में जिस किसी बॉडी को लाऊंगा मैं, मान लो इसका ये क्या हो गया, फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मान लिया मैंने ये वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है इसका, मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही मैं किसी बॉडी को लाया, मान चलो यहाँ पर कोई ए बॉडी है, ये कोई ए बॉडी है, इस बॉडी को मैं यहाँ पर लाया, तो ए बॉडी के ध्यान रखना, ये बॉडी किसकी है, आयरन की। ध्यान रखना कोई आयरन की बॉडी है, मान के चलो आयरन बॉडी मान लेता हूँ सर, ये आयरन बॉडी का नाम है, बॉडी कहाँ से आयरन ले लेते हैं, आयरन बॉडी मान लिया, क्यों आयरन बॉडी ले लिया। और इस आयरन बॉडी को मैं जैसे ही इसके मैग्नेटिक फील्ड लाया तो मैंने क्या देखा कि ये बॉडी पर ये बॉडी है क्या, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करती है। किसका करती है, फोर्स का एक्सपीरियंस करती है। तो मैंने क्या बोल दिया उसे, मैग्नेटिक फोर्स बोल दिया। क्या बोल दिया उसे, मैग्नेटिक फोर्स बोल दिया। अब बोलेगे सर इसमें कोई लाइक और अनलाइक का भी कोई चक्कर होता है, नहीं बिल्कुल होता है बेटा। लाइक और अनलाइक का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो फॉर लाइक पोल, किसके लिए बेटा, अगर लाइक पोल है, कैसे है, लाइक पोल, लाइक पोल के लिए क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। क्या करेंगे बेटा, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। जो लाइक पोल होंगे रिपेल करेंगे किसको, एक दूसरे को। जैसे कि सपोज दैट यहां पर कोई मैंने एक इस प्रकार से, ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया, ये मेरा साउथ पोल हो गया, और मैं कोई दूसरी उसको लाया, इसी प्रकार से लाया ऐसे। हाँ थोड़ा टेढ़ा है ना, तो यहाँ पर ये साउथ पोल, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल। तो क्या कर रहा है, ये इससे रिपेल 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 कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर।
ओके। अगर लाइक पोल के लिए बात की जाए, सॉरी अनलाइक पोल के लिए, अनलाइक फॉर अनलाइक पोल के लिए बात की जाए तो क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहां पर इस प्रकार से कोई स्लैब लगा दी, यहां मैंने नॉर्थ पोल ले लिया और ये मैंने साउथ पोल ले लिया। तो एक स्लैब में सर जिसे ऐसे लगाओ, ऐसे करके यहां मेरे नॉर्थ पोल, ये मेरा साउथ पोल, और यहां पर मैंने क्या ले लिया, एक स्लैब ले ली, यहां इसका मैंने नॉर्थ पोल मान लिया। तो क्या करेगा, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। इसके अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। पहली बात, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स। ये कैसा होगा, लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा बेटा तो यहां पर देखिएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, इसमें जो ये कौन से लॉज को फॉलो कर रहा होता है, स्क्वायर इनवर्स लॉ, इसको या इनवर्स स्क्वायर लॉ में। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये इस लॉ को फॉलो करेगा। जैसे जैसे कोई दो बॉडीज के बीच में, ऐसे समझो ये बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। ग्रेविटेशनल की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल में फोर्स लगता है वो सेंटर टू सेंटर लगता है, ध्यान रखना इस बात को, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स को लगता है वो सेंटर टू सेंटर लगता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस r है, अगर जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। r मैंने इंक्रीज किया तो मान के चलो मैंने r इंक्रीज कर दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स will be decrease, ठीक है। अब मान के चलो मैंने r को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, r को मैंने डिक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, अब मैंने r डिक्रीज किया तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। r को मैंने क्या किया, डिक्रीज किया, तो फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज। ओके, यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर इसके अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन, सॉरी यूनिट्स की बात करेंगे। तो टाइप ऑफ यूनिट्स या यूनिट्स ऑफ फोर्स की अगर बात करें, स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। अगर हम यूनिट ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो यूनिट ऑफ फोर्स, यहां तक का जो पीछे था वो सब समझ में आ गया होगा, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। अब हम पार्ट सेकंड का रिमेनिंग पार्ट बचा है यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें तो क्या होगा, वैसे यूनिट क्या होता है, अगर यूनिट को अगर हम देखें तो सीजीएस, तीन सिस्टम होते हैं, पहले दो ही सिस्टम के बारे में जनरली दो ही सिस्टम को पढ़ते थे, सीजीएस और एक पढ़ते थे एसआई, ठीक है। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकंड, ठीक है। यहां पर जो डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं वो सेंटीमीटर में करेंगे, ये ग्राम जो मास को मेजर करेंगे वो किस में करेंगे, ग्राम में करेंगे, और टाइम को मेजर करेंगे किसमें, सेकंड, ठीक है। ये मेरा सीजीएस सिस्टम हो गया। ये किसके लिए है, फॉर डिस्टेंस या लेंथ, ऐसे में लेंथ के लिए।
लेंथ, ये किसके लिए, मास, और ये टाइम। ये आपने 9th में पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। सीजीएस सिस्टम है वो किसके लिए है, ये सिस्टम है, ध्यान रखना बेटा। सीजीएस सिस्टम किसके लिए है, इसमें लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं सेंटीमीटर में, उसमें मास को मेजर कर रहे होते हैं ग्राम में, और टाइम को मेजर कर रहे होते हैं सेकंड में। ऐसा सिस्टम में जिसको हम लेंथ को मेजर करेंगे किसमें, मीटर में, किसमें, मीटर में, मीटर में, और इसे हम मेजर करेंगे केजी में। मास को किसमें मेजर करेंगे, केजी में, और टाइम को किसमें मेजर करेंगे, सेकंड में। टाइम का तीनों में कॉमन होता है, तो जनरल सी बात है, ये किसके लिए हो जाएगा, लेंथ के लिए, ये किसके लिए हो जाएगा, मास के लिए, ये मेरा मास के लिए हो गया, ये मेरा किसके लिए हो जाएगा बेटा, टाइम के लिए हो जाएगा। क्लियर। अब इसके अगर यूनिट ऑफ फोर्स की बात की जाए इन सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स की बात की जाए तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है डाइन। क्या होती है, डाइन। ठीक है, याद रखना कि ये यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, डाइन होता है बेटा। 1 डाइन इक्वल्स टू क्या होगा, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। क्योंकि अब देखो यहां पर अगर मैं 1 डाइन की वैल्यू दे दूं तो 1 इंटू 1 यही होगा, क्यों भाई, यही होगा ना, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 डाइन इंटू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, आया कहां से, अरे ये बोलोगे ना सर बताइए आया कहां से, इन सीजीएस सिस्टम। याद रखना, इन सीजीएस सिस्टम। मैं बताता हूं कहां से आया। देखो F इक्वल टू क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ma, या मास क्या है, मास को सीजीएस सिस्टम में किस में ले रहा होता हूं, ग्राम में। तो मान के चलो मैंने मास ले लिया 1 ग्राम। ए का मतलब होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से मैं अगर लेंथ को लूंगा, जब वेलोसिटी जो डिस्टेंस कवर करेगा, एक्सीलरेट हो रही है बॉडी तो डिस्टेंस कवर करेगी, तो कितना सेंटीमीटर में लिया उसका लेंथ या डिस्टेंस, और टाइम ले लिया मैंने सेकंड में। तो ये एक्सीलरेशन का यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 डाइन। तो जो डाइन होगा वो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, फोर्स का यूनिट होगा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स इसे लिख देंगे हम, यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होगी, डाइन। ओके, अब एसआई सिस्टम की बात कर लेते हैं थोड़ी। एसआई सिस्टम में तो आप जानते हो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इसमें जो फोर्स का यूनिट होता है, जब पढ़ते आए हैं बचपन से, यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम में क्या होगा, न्यूटन। क्या होगा बेटा, न्यूटन, या और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलवेज। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, अरे समझ में आ रहा होगा, चलो अच्छी बात है। अब इससे आगे की बात देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन। ठीक है, या ऐसे होगा न्यूटन। न्यूटन का मतलब है यहां पर यूनिट है बेटा 1 न्यूटन, तो यहां पर ये डाइन हो जाएगी। डाइन तो डाइन नहीं है, समझ जाए, डाइन तो डाइन नहीं है। तो यहां पर रिलेशन बिटवीन डाइन एंड 1 न्यूटन, तो जनरल जाके लाइन में लिख लेना, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन। ये इतना, इसका रेंज में 1 न्यूटन कितने डाइन होते हैं, 10 टू द पावर 5
tan होते हैं। ओके बेटा, अगर ये कहोगे सर आया कैसे, वो आपको जानते हो निकाल लेंगे, कि नहीं आ पाए तो मुझे पूछ लो, बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई एम लक्ष्मण चौधरी, टुडे स्टार्ट आवर टॉपिक लॉस ऑफ मोशन एट फॉर क्लास 10। चैप्टर फर्स्ट, हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि हम यूनिट्स ऑफ फोर्स के बारे में बता चुके थे कि यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या होती है, और रिलेशन भी बता चुके थे कि हमारा स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, एसआई सिस्टम में क्या होता है, और डायन का और न्यूटन का हमने रिलेशन भी बता दिया था। हमने बताया था 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डायन होती है। कितने होते हैं? 10 to the power 5 डायन, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन भी पीछे हम बता चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं हम लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन की अगर बात करें, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन हमारे वही महान दाता हुए न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने 3 लॉज दिए मोशन के, 3 लॉज दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अगर मैं फर्स्ट लॉ की अगर बात करूं आपसे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, ऐसे समझिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है कि जब किसी बॉडी को इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट की फॉर्म में है तो वो रेस्ट की फॉर्म में रहेगी, या कोई बॉडी मोशन या मूव कर रही है या मोशन कर रही है तो वो मोशन करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया गया हो। कहने का मतलब यदि यहाँ पर कोई बॉडी है ये वाली, और इसकी जो स्टेट है वो क्या है, रेस्ट में, इसमें है ये रेस्ट में, ये वाली बॉडी है, बॉडी ये है, इसकी स्टेट है रेस्ट, ये रेस्ट में है। अब मैंने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई ए बॉडी है वो किस में रखी हुई है, रेस्ट में रखी हुई है, अब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो ये बॉडी किस में रहेगी, ऑलवेज रेस्ट में रहेगी। ये बॉडी किस में रहेगी, ऑलवेज रेस्ट में रहेगी। अब मान के चलो, अब मैंने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अब ये बॉडी किस में आ गई, मोशन करने लग गई। मान के चलो सी पॉइंट से डी पॉइंट पर पहुंच गई, ये बॉडी जो है सी पॉइंट से डी पॉइंट पर पहुंच गई आफ्टर मूविंग। तो मूव करने के बाद जब वो पी पॉइंट पर पहुंची, तो अगर आगे से कोई फोर्स ना लगे, जिसे हम एयर रेजिस्टेंस बोल रहे होते हैं, हमने पीछे वाले टॉपिक में कहा था कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो कैसा फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। बताइए बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, बताइए। ये यहां पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, तो ये एयर रेजिस्टेंस अगर ना लगे तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है किसमें रहेगी, मोशन में रहेगी, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक बॉडी अपनी स्टेट में कोई चेंज नहीं करती है। इस चीज को बिल्कुल याद रखना। इसी को मैं क्या कहता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ बॉडी remains to its present state until an external force is applied on it. This law is always also known as law of inertia. इसी को मैं क्या बोलूंगा, इनर्शिया। सेकंड लॉ की अगर बात की जाए, सेकंड लॉ क्या है मेरा यहां पर, सेकंड लॉ को थोड़ा देख लेते हैं। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका क्या मतलब है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब P इक्वल्स टू, या इसको मैं ऐसे समझूं कि सपोज दैट ये बॉडी है, ये वाली, इसे मान लेता हूं बॉडी ए मान लिया, और ए मानने के बाद इस पर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके जो मोमेंटम में चेंज होगा, ये बॉडी यहां से फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो
ये बॉडी यहां से मूव होकर मान के चलो सी पर पहुंचेगी, तो ए बॉडी है वो सी पर पहुंच गई। अब सी पर पहुंचने के बाद जो इसके मोमेंटम में चेंज होगा, मान के चलो इसका यहां पर मोमेंटम था P1, गधो यही तो होता है P इक्वल टू एम बी। अरे मोमेंटम क्या होता है, ऐसे बोले कि सर आपने मोमेंटम तो कभी बताया ही नहीं, तो मेरा बिल्कुल आज बता देते हैं मोमेंटम। इधर देखो मोमेंटम का फिजिक्स में नोटेशन होता है P, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज, ठीक है। तो इक्वल टू m इनटू v, इसे बोला एम बी, P इक्वल टू एम बी। इसका क्या मतलब है कि ये क्या होगा, m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, p इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम। इसको मैं बोल सकता हूं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब रहा कि इसका ए बॉडी का मोमेंटम था पहले, इनिशियल मोमेंटम था P1, अब फाइनल मोमेंटम सी पॉइंट पर बी से, या सॉरी यहां से सी से डी पॉइंट पर जब वो पहुंची तो उसका मोमेंटम मान लिया मैंने P2, कितना मान लिया P2। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर बेटा बात की जाए तो कितना होगा बताइए, अरे बोलिए। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम होगा P2 माइनस P1, और इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा P, इसको मैंने लिख दिया क्या डेल्टा P, इसको मैंने क्या बोल दिया चेंज ऑफ मोमेंटम इस वाले को, ठीक है बेटा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मान के चलो यहां टाइम था उसका T1 और यहां लगा होगा, यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा होगा उसे T2। तो सब पॉइंट्स क्लियर करके चलना, बुक में नहीं दे रखा है ये, वहां पर टाइम कितना हो जाएगा T1, तो रेट चेंज ऑफ टाइम या टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना होगा, टाइम इंटरवल होगा T2 माइनस T1, ऐसे निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना होगा डेल्टा T मान लेता हूं, ठीक है बेटा। इस चेंज को मैंने मान लिया डेल्टा T और इसके मोमेंटम के चेंज को मान लिया मैंने डेल्टा P। अब क्या करना है सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या होगा यहीं से निकाल देते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा मेरा F इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इसका क्या मतलब है सेकंड लॉ का, इसका मतलब हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोमेंटम, ये याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये वाला जो होगा इसमें क्या होता है सेकंड लॉ। और यहां से अगर मैं डेरिवेशन को अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करूं इसे, तो कैसे निकाल सकते हैं, इसे ऐसे कर लेते हैं बेटा, ये नोट कर सकते हैं आप। इसका रिमेनिंग पार्ट में यहां पर कर देता हूं बच्चों, इधर देखना। सर आपने लिख दिया था कि F इक्वल टू एम बी होता है या एम ए होता है, हमने तो पढ़ा है कि F इक्वल टू एम ए होता है, क्योंकि बेटा वो भी यहीं से निकल के आता है। उसका एक डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन ये होता है, क्लास 11th में और अच्छे से पढ़ोगे, जब टाइम दिखा थोड़ा बस हल्का हल्का पढ़ लेते हैं ऊपर से। देखो कैसे होता है, हम जानते हैं वी नो दैट F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, ये क्या होगा मास ऑफ द बॉडी एंड इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, मान के चलो ये कोई बॉडी है, इसका मास क्या था m, अब ये क्या कर रही थी मूव कर रही थी, तो मूव करने में इसका एक्सेलरेशन क्या था a, ठीक है। एक ऐसी क्वांटिटी होती है बच्चों, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है बताइए, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब यहां से स्टार्ट करता है F इक्वल टू ma, ma का मतलब हो गया, अब मुझे ये प्रूव करके लाना इस वाले से, और मैं जानता हूं कि F इक्वल टू निकाला था बाय सेकंड लॉ, बाय सेकंड लॉ यहीं से निकालते हैं, तो कितना होगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और P इक्वल टू क्या होता है बेटा mv, तो भाई
P इक्वल टू एम जो पहले बताए थे ना हम, P इक्वल टू एम बी कहाँ लिखा है, अरे हमने लिखे थे पहले, ठीक है। तो यहाँ है P इक्वल टू एम बी, एम द मास ऑफ द बॉडी, बी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये किस होगा, P का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितना होगा, एम तो मेरा कांस्टेंट है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ओके। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया मेरा रेट चेंज ऑफ change of the rate of change of the rate of change of the rate of change of the velocity with respect to time, with respect to time, to टाइम। अब एक गधो इधर देखो, ये क्या है, वेलोसिटी में चेंज ही तो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मान के चलो इस बॉडी का वेलोसिटी v1 रहा होगा, जब बॉडी यहां पर पहुंची तो इसका वेलोसिटी v2 रहा होगा, तो कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 इक्वल टू डेल्टा p, ऐसे लिख सकता हूं इसे, तो लिख सकता हूं, 9th में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर ये a का वैल्यू क्या है, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका क्या मतलब है, क्या वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को मैं क्या कह रहा होता हूं, उसी चेंज को एक्सीलरेशन कह रहा होता हूं। तो जनरल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो दैट इज f इक्वल्स टू m इनटू a। तो यहां पर जो a का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वेक्टर a इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। पढ़े हैं क्लास 9th में, नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। फिर देखिए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्लास 9th में पढ़ेंगे और 10th में पढ़ने को मिलेगा। एक्सीलरेशन का ऑलवेज फॉर्मूला होता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे a को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और यहीं से यहाँ प्रूफ होकर आता है, और p बराबर मेरा होता है एम बी। तो एम बी का मतलब है, एम को मैंने कॉमन निकाला और कांस्टेंट मान लिया, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ओके। इसको मैंने ए लिख दिया, तो कितना होगा, एफ इक्वल टू एम ए, यही मुझे प्रूफ करके लाना था। जो फोर्स होता है किसी बॉडी के मास के और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ओके। यहां तक क्लियर होता है। अब थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं, सेकंड लॉ कंप्लीट, फिर थर्ड लॉ को देखते हैं। थर्ड लॉ क्या है, बंदूक चलाइए कभी, अरे नहीं चलाई होगी, कभी बस में बैठे हैं, बस में हालांकि अचानक ब्रेक लग गए तो क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं, वहीं से निकलेगा। थर्ड लॉ कौन सा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कर देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर बात की जाए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ इधर देखो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, जनरल डेफिनेशन क्या होती है इसकी, जनरल डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, एवरी एक्शन हैज एन equal and opposite reaction, has an equal opposite reaction। तो इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है बेटा कि जिस किसी पर हम जितना फोर्स लगा रहे होते हैं उतना ही पलटकर वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी हम पर लगा रही होती है। कहने का मतलब जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही मुझे अपोजिट में क्या मिलेगा। ऐसे देखो कि सपोज दैट ये बॉडी है 1, ये मान लेते हैं इसे, ये बॉडी है B से 1 से 2, ये फोर्स लगाएगी, मान लेता हूं F12, ये फोर्स लगाएगा -F21 या 12
2 1 या 1 2 बताइए, 2 1, कितना 2 1। ये जो माइनस सिंबल है वो क्या बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन, किसको, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बेटा। इधर देखिए, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब है जितना फोर्स में लगा रहा होता हूं उतना ही फोर्स बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट हम पर क्या कर रहा है, पलट कर लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन लगाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे होते हैं, जैसे कोई रन कर रहा होता है या कोई बंदूक से गोली निकाल रहा होता है, गन से जब हमारा बुलेट निकल रहा होता है, तो जितना स्पीड से, जितना वेलोसिटी से बुलेट निकलता है एक साइड में, जितना फोर्स बुलेट पर लगा रहे होते हैं उतना ही बुलेट अपोजिट डायरेक्शन में हमारी तरफ लगा रहा होता है, तभी तो हमें एक अचानक से झटका लगता है, ठीक है। जैसे अगर देखें बस चल रही है तो बस में क्या है, अचानक उसने सडनली ब्रेक लगा दी बस ड्राइवर, तो बस ड्राइवर जब अपना ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक लगाने के बाद क्या देखेंगे हम कि ऐसे झुक जाते हैं नीचे की तरफ, फिर एक बार नीचे की तरफ झुकते हैं, फिर ऊपर की तरफ। तो क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, जितना हम एक्शन कर रहे होते हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा उतना ही रिएक्शन मिल रहा होता है। इसको मैं क्या कहूंगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा फोर्स ऑन बॉडी 1/2, फोर्स ऑन बॉडी 1/2, चलेगा फोर्स ऑन बॉडी 1/2, मतलब 1 पर बॉडी 2 के द्वारा लगाएगा फोर्स, ड्यू टू 2 भी हो सकते हैं, और यहां पर कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन बॉडी 2/1। ओके, ये मेरा थर्ड होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसके ऊपर, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यहां तक बेटा। और इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। और वीडियो चला कर आ रहा है कि नहीं, वीडियो को वैसे बनाए जा रहे हो, आ रहा होगा। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने पिछले वाले टॉपिक्स कवर कर लिए, उसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देख लें, न्यूमेरिकल्स का पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल किसके ऊपर, लॉज ऑफ मोशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपने पढ़ा भी होगा 9th में। और 9th में तो ऐसे ही मेहनत किए हैं, सभी 9th में पढ़ लेते तो फिर क्या था, और ये लग गया लॉकडाउन। इधर देखो, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर आज हम पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू टॉपिक को करते चले जाएंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, लिख लेना, मैं लिख देता हूं, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, a body of mass 5 kg is moving with velocity, is moving with velocity, moving with velocity 4 meter per second, 4 meter per second, brought to the rest, brought to the rest after covering a distance 10 meter, after covering a distance 10 meter. Okay बेटा, 10 meter. Calculate retardation and retarding force. Calculate retardation. Calculate retardation
रिटार्डेशन एंड रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। कुछ न्यूमेरिकल नया है सर, आपने तो ना तो रिटार्डेशन बताया है, ना रिटार्डेशन बताया और ना ही रिटार्डिंग फोर्स बताया। ये दो वर्ड आए नए, एकदम नए वर्ड है जो कि आपके फर्स्ट टॉपिक में कवर नहीं हो पा रहे हैं। ये रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, ये तो बढ़िया समझ बन गई कहानी, मतलब बेटा बिल्कुल नहीं बनी। कुछ इस प्रकार से रिटार्डिंग मतलब क्या होता है, फिजिक्स के वर्ड कुछ ऐसे होते हैं कि इंग्लिश से डिफरेंट जा रहे होते हैं, और इसी वजह से बेटा देखिए इधर रिटार्डेशन की अगर बात की जाए तो रिटार्डेशन क्या है। रिटार्डेशन से पहले कुछ इक्वेशंस देख लेना, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन होगी v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा याद रखना। और सेकंड होगी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड होगी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। याद रखना ये v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। और इन तीनों का डेरिवेशन मैंने आप लोगों को क्लास 9th में भी कराया है, अगर आप लोगों को याद हो, बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड से मैंने प्रूव करके भी दिखाया, और ये आई भी थी सॉल्व करके कि v इक्वल्स टू u प्लस at कैसे होता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्यों आया, और v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as कैसे आया, ये सब मैंने बताया था यहाँ पर। अब एक बात देखिए इधर, ये क्वेश्चन थोड़ी देर आराम के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें दो वर्ड आए, पहले ये वर्ड समझाऊंगा फिर ये क्वेश्चन समझाऊंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर ये बता देता हूं, v इज द क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि सपोज दैट यहाँ पर कोई बॉडी उसकी यहाँ पर थी, पहले यहाँ पे थी पॉइंट पे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, प्रारंभिक थी तो एक पर थी, यहाँ पर रुकी हुई थी, स्टार्ट नहीं हुई, उसे वो मोशन नहीं कर पाई, तो तब वो यहाँ पे थी, तो किसमें थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, वो रुकी हुई थी। तो उस जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी रेस्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या मान रहे होते हैं, इनिशियल। जब वो बॉडी मोशन करके मान के चलो इस पॉइंट पर आ गई, बी पर आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ पर आके वो क्या हो गई, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी, उसको मैं डिनोट करूंगा किससे, स्मॉल v, और स्मॉल u इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉडी यहाँ पे थी, ए बॉडी यहाँ पे थी, ए डैश मान लेता हूं इसे, ए बॉडी यहाँ पे थी, तो ये क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब क्या बचा मेरे पास, अब बचा ए क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ए मेरा क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, और टी मेरा क्या होगा, वही अपना जैसा बेटा टाइम टेबल, ठीक है। और एस क्या होगा, एस होगा डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को समझ रहे होंगे ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दीज आर द ऑल सिंबल्स कवर हो गए होंगे। यहाँ पर समझ में आया कौन सी चीज क्या होती है इक्वेशंस में। अब आते हैं रिटार्डेशन की बात करते हैं। देखो रिटार्डेशन में क्या होता है, मान के चलो मेरा एक्सेलरेशन ऐसे यहाँ पे था, एक्सेलरेशन यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये v था और ये t था, और ऐसे ही तो होगा। अब क्या होगा, 1 2 3 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहां सेकंड। ओके, काम करो पहले यहाँ 1 2 3 4, ये कितना आएगा 2, सॉरी बंद कर लेते हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4। ओके, अब इसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड टाइम इंटरवल है। मान के चलो 1 सेकंड पे बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में बॉडी ने इतना डिस्टेंस, 3 सेकंड में इतना डिस्टेंस। अब मान के चलो बॉडी किसमें आ गई, रेस्ट में आ गई, रेस्ट में आ गई, टाइम तो कंटिन्यूअस चल ही रहा है मेरा, अरे टाइम तो चल रहा है ना, हेलो। अब मान के चलो अब बॉडी रेस्ट, अब बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर देती है। अगर वो इंक्रीज करे
तो मेरा क्या होगा एक्सेलरेशन, अब बॉडी का डाउनवर्ड, ऐसे इस प्रकार की। तो ये वाला जो पाथ होगा ना, ये वाला जो पाथ होगा डाउनवर्ड, ये कौन सा अपवर्ड, ये वाला अपवर्ड, ये वाला डाउनवर्ड। तो ये वाला जो पाथ होगा इसी को मैं क्या कहूंगा रिटार्डेशन, क्या कहूंगा रिटार्डेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा रिटार्डेशन, लिख देते हैं बेटा रिटार्डेशन। तो ऐसे ही बोल सकते हैं जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं रिटार्डेशन। अगर एक्सीलरेशन किस में आ जाए नेगेटिव में आ जाए, ये वाला नेगेटिव, तो ये क्या कहलाएगा मेरा रिटार्डेशन, ऐसे समझो ठीक है। अब आता है रिटार्डेशन फोर्स, क्या होगा रिटार्डेशन फोर्स, वही माइनस में आ जाए तो क्या होगा रिटार्डेशन फोर्स, क्या होगा ये रिटार्डेशन फोर्स। यहां तक कंप्लीट होता है। अब न्यूमेरिकल्स पर लौट के आते हैं। तो क्या कहते रखा है इसमें, देखो अ बॉडी ऑफ मास गिवन, समझ में आ रहा होगा यहां तक, आई होप यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। मुझे अंग्रेजी तो बेटा ऐसी लगती है। इधर देखो यहां पर बॉडी का मास दे रखा है मुझे, गिवन मास of body, mass of body is 5 kg, 5 kg 5 किलो, ठीक है। यूनिट्स का याद रखना, किसमें दे रखा है एसआई होनी चाहिए या पूरी एक ही सिस्टम में यूनिट्स होनी चाहिए, या तो एसआई में हो या सीजे सिस्टम में हो या एसआई सिस्टम में, मतलब सेम सिस्टम होना चाहिए यूनिट्स का। और यहां पर वेलोसिटी मुझे कितना दे रखा है v = 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां मुझे वेलोसिटी भी दे रखा है और मास भी दे रखा है। पूछ क्या रहा है टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस 10 मीटर। अरे इसमें डिस्टेंस भी और दे रखा है बेटा, एस कितना दे रखा है 10 मीटर। मान कैलकुलेट रिटार्डेशन एंड रिटार्डिंग फोर्स, वही माइनस में एक्सीलरेशन पूछ रहा है और माइनस में पूछ रहा है, तो निकालिए बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, v स्क्वायर या इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन क्या होती है मोशन की बेटा, v स्क्वायर, उधर से देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर प्लस सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब तो यहां से निकाल देंगे, तो v का वैल्यू क्या है यहां पर, अरे v का वैल्यू दे रखा है 4 मीटर, 4 मीटर का 4 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस सॉरी यू स्क्वायर, यू क्या मेरा इनिशियल वेलोसिटी अभी बताए थे 0, जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो यू क्या हो जाएगा मेरा 0 प्लस 2, ए मुझे निकालना है, एस कितना दे रखा है 10, तो यहां से सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू 2a इंटू 10, कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 20a। तो a इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 16/20। तो यहां से हम निकाल देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, यहां तक हम निकाल लेंगे। अब निकालें रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स कैसे निकालेंगे, यहां से a निकला है, m मुझे दे रखा है, m मेरा कितना दे रखा है 5 kg, तो रिटार्डिंग फोर्स F इक्वल टू क्या होगा मेरे पास ma, F इक्वल टू क्या होता है ma, F इक्वल टू होगा ma, a मेरा वहां से निकला है, m कितना दे रखा है आपको 5 kg, और यहां से a का वैल्यू क्या निकला 16/20, तो यहां से हम F भी निकाल देंगे, ठीक है बेटा। तो यहां से दोनों वैल्यू हमारी निकल जाए, ये हो जाएगा मेरा 4 और ये हो जाएगा 16/4 और ये 4, F का वैल्यू हो जाएगा 4 न्यूटन। ओके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, देखिए इधर, हाउ मच एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास 9.8 kg एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 1 kgf। निकाल लो बेटा, स्टॉप।